गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिस्कशन को फिनिश किया था। मतलब आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सोल्यूशन का एक और पार्ट। लिखो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन डिफिनेशन लिखो। बोर्ड पे विजिबिलिटी प्रॉपर है बेटा? बोर्ड पे विजिबिलिटी प्रॉपर है? चलो नोट करो। लिखो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स from a boiling liquid mixture. Separation of components from a boiling liquid mixture. Separation of component from a boiling liquid mixture having sufficient difference. Having sufficient difference in their volatility. Having sufficient difference in their volatility. Having sufficient difference in their volatility is called distillation. Having sufficient difference in their volatility is called distillation. Is called distillation. आगे लिखो। Distillation is a physical separation method. Distillation is a physical separation method. Distillation is a physical separation method. And it is based upon Konovalev's rule. It is based upon Konovalev's rule. स्पेलिंग देख लेना बोर्ड पे। Konovalev's rule. अब बताते हैं Konovalev's rule क्या है। Konovalev's rule क्या है? लिखो। According to this rule, distillate also called still, इसको still भी बोलते हैं। Distillate also called still is always enriched
distillate also called still is always enriched in terms of more volatile component. Distillate also called enriched, distillate also called still is always enriched in terms of more volatile component. ये है कोनोवॉलोव्स रूल। अब जरा देखना कोनोवॉलोव्स रूल का क्या मतलब है। जैसे अगर मान लो हम एक डिस्टिलेशन कॉलम को कंसिडर करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस को एक टावर के अंदर परफॉर्म किया जाता है जिसको डिस्टिलेशन टावर या डिस्टिलेशन कॉलम बोलते हैं, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां से फीड को एंटर कराते हैं। फीड मतलब वो लिक्विड मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को हमें अलग करना है। तो फीड और इसको बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर बोलेंगे, बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, तो फीड और बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर को हमने यहां से एंटर कराया। और मान लो कि इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, जिनको हमें सेपरेट करना है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। अब देखो, अगर यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। अब देखो, इधर ऊपर से मिलेगा डिस्टिलेट और स्टिल बोलते हैं इसको। डिस्टिलेट और स्टिल ऊपर से मिलेगा और इधर नीचे से मिलेगा बॉटम्स, दैट इज रेजिड्यू। ठीक है, अब देखो, डिस्टिलेट के अंदर भी ए और बी कंपोनेंट होंगे, ए और बी कंपोनेंट डिस्टिलेट के अंदर भी होंगे और ए और बी कंपोनेंट रेजिड्यू के अंदर भी होंगे। मान लो कि डिस्टिलेट के अंदर ए और बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन YA एंड YB है और रेजिड्यू के अंदर ए और बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन XA प्राइम और XB प्राइम है। XA प्राइम और XB प्राइम है। तो जब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अगर हमने ये एज्यूम किया कि कंपोनेंट A इज मोर वोलेटाइल, जो हम स्टार्टिंग से एजम्पशन लेकर के चले आ रहे हैं, उसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। एज्यूमिंग कंपोनेंट A is more volatile। अगर कंपोनेंट A मोर वोलेटाइल है, इसका मतलब कि A का जो मोल फ्रैक्शन डिस्टिलेट के अंदर है, वो A का जो मोल फ्रैक्शन बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर में होगा उससे ज्यादा होगा। क्योंकि क्या बोला गया कोनोवॉलोव्स रूल के अकॉर्डिंग? कोनोवॉलोव्स रूल के अकॉर्डिंग बोला गया डिस्टिलेट इज ऑलवेज इनरिच्ड इन टर्म्स ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोनोवॉलोव्स रूल, YA is greater than XA, YA is greater than XA, and अगर YA XA से बड़ा है तो YB XB से छोटा होगा, because XA plus XB is equal to 1 and YA plus YB is equal to 1. XA plus XB is equal to 1 and YA plus YB is equal to 1. तो अगर YA XA से बड़ा है तो नेचुरल सी बात है कि YB XB से छोटा होगा।
ठीक है। और एक बात और समझो, अगर डिस्टिलेट ए के टर्म्स में एनरिच्ड है तो ऑब्वियसली जो रेजिड्यू होगा वो बी के टर्म्स में एनरिच्ड होगा। तो ये भी एक रिजल्ट ऑब्जर्व होगा, XA prime is less than XA and XB prime is greater than XB। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोनोवोलॉप्स रूल। अब पहले तो मुझे बताओ कि अभी तक मैंने जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताई है आपको समझ में आई या नहीं? ये पूरी बात आपको समझ में आ गई? डिस्टिलेट की डिफिनीशन रिपीट कर दे। ओके, डिस्टिलेट की डिफिनीशन मैंने अभी लिखवाया बेटा, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम अ बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर हैविंग sufficient difference in their boiling point या having sufficient difference in their volatility। separation of component from a boiling liquid mixture having sufficient difference in their volatility is called distillation। आगे मैंने बोला distillation is a physical separation method and it is based upon कोनोवोलॉप्स रूल। ठीक है, ये फिजिकल सेपरेशन मेथड है और इसको कोनोवोलॉप्स रूल इस मेथड को गवर्न करता है। कोनोवोलॉप्स रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जो डिस्टिलेट होगा वो हमेशा एनरिच्ड होगा इन टर्म्स ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ये बात मैंने अब तक आपको बताई हुई है। अब देखो बात आती है कि जो डिस्टिलेशन फिनोमेना है, डिस्टिलेशन फिनोमेना की एनालिसिस, जैसे अगर मान लो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई हम एक लिक्विड मिक्सचर जिसका कंपोजिशन अभी हमें पता है उसको हम दूसरे लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि उन्हीं कंपोनेंट से बना हुआ है, बट उसका कंपोजिशन हम कुछ और रखना चाहते हैं। तो उन्हीं कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड एक लिक्विड मिक्सचर को अगर हमें दूसरे लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें कितने डिस्टिलेशन स्टेप्स यूज करने होंगे। याद करो मैंने एक प्रॉब्लम जो है राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड पीछे डिस्कस किया था जिसमें हमने डबल डिस्टिलेट का कंपोजिशन निकाला था। तो वहां पे आपने देखा था कि स्टार्टिंग जो कंपोजिशन था, स्टार्टिंग कंपोजिशन अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 0.6 के आसपास कुछ था, 0.6 या 0.5, और जो फाइनल कंपोजिशन था वो 0.93 हमने निकाला था, 0.93। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लिक्विड मिक्सचर है, इनिशियल कंपोजिशन इतना है, इसको हम इस लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसका फाइनल कंपोजिशन ये है, तो इसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप्स यूज करने होंगे। तो नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप को डिटरमाइन करने के लिए डिस्टिलेशन कर्व यूज किया जाता है। तो आप नोट कर लो, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप्स रिक्वायर्ड, determination of number of distillation steps required to perform determination of number of distillation steps required to perform a particular separation, determination of number of distillation steps required to perform a particular separation। आगे लिखो, number of distillation step required for a given separation, number of distillation steps required for a given separation is determined
number of distillation steps required for a given separation is determined on the basis of distillation curve. On the basis of distillation curve. On the basis of distillation curve. तो अब बात आती है ये डिस्टिलेशन कर्व क्या है? डिस्टिलेशन कर्व, तो डिस्टिलेशन कर्व को अगर देखें तो डिस्टिलेशन कर्व दो टाइप के होते हैं। पहला कर्व हम यहां पे डिफाइन करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, या बिटवीन प्रेशर एंड कंपोजिशन, प्रेशर एंड कंपोजिशन के बीच में। और दूसरा कर्व हम जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं डिस्टिलेशन कर्व, वो टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। मान लो सेम लिक्विड मिक्सचर है, हम सेम लिक्विड मिक्सचर के लिए दोनों कर्व साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे एक बात समझ लेना कि ये पूरा कर्व जो हम ड्रॉ करेंगे ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है, ठीक है। हमें अलग अलग प्रेशर पे जो उस लिक्विड मिक्सचर का जो कंपोजिशन ऑब्जर्व हो रहा है इन सॉल्यूशन फेज, मतलब सॉल्यूशन के अंदर और डिस्टिलेट के अंदर, वो डेटा हमें पहले इकट्ठा करना है और फिर उसके बेसिस पे हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए स्मूथ कर्व यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं और उसी स्मूथ कर्व को डिस्टिलेशन कर्व बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन की वो स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रही है या पैराबोला को सेटिस्फाई कर रही है या एक्सपोनेंशियल कर्व है या लॉगरिथमिक कर्व है। हमारे पास ऐसा कोई पहले से प्री डिफाइंड कर्व नहीं है या प्री डिफाइंड इक्वेशन नहीं है। हम एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज करते हुए पहले डिफरेंट पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, फिर उनको मिलाते हुए एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं और वही स्मूथ कर्व डिस्टिलेशन कर्व बोला जाता है, ठीक है। तो P और XA के बीच में हमने कर्व ड्रॉ किया। हमारा एजम्पशन थ्रू आउट रहा है कि कंपोनेंट A इज मोर वोलेटाइल, ठीक है। हम थ्रू आउट इसी एजम्पशन पे चल रहे हैं, कंपोनेंट A इज मोर वोलेटाइल, ठीक। तो कंपोनेंट A इज मोर वोलेटाइल मतलब यहाँ पे प्योर A होगा XA इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे प्योर B होगा XA इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंपोनेंट A इज मोर वोलेटाइल, इसका मतलब है कि यहां कहीं PA नॉट होगा, PA नॉट, और मान लेते हैं यहां पे है PB नॉट, PB नॉट, PA नॉट एंड PB नॉट। अब एक बात और समझ लेना बेटा, अब हम रियल सोल्यूशन को डील कर रहे हैं ना कि आइडियल सोल्यूशन। डिस्टिलेशन एक रियल सोल्यूशन के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो हम यहाँ पे रियल सोल्यूशन को डील कर रहे हैं। तो देखो दो कर्व ऑब्जर्व होंगी, एक प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज और दूसरा कर्व होगा प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, ठीक है। तो यहाँ पे दो कर्व ऑब्जर्व होते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको पता करना है कि कौन सा कर्व जो है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज के बीच में है और कौन सा कर्व प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज के टर्म्स में है। तो ये पता करना बहुत आसान है। जैसे आपको पता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मैटर का फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो वेपर है तो लिक्विड बन जाएगा, मतलब वेपर को प्रेशर बढ़ाने पे क्या करेगा, क्या होगा, वेपर कंडेंस हो जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नीचे वेपर रहा होगा और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला कर्व है, अब पहले तो फिजिकल स्टेट को मैं डिफाइन कर देता हूँ। ऊपर में है लिक्विड,
नीचे है वेपर और बीच में लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, लिक्विड और वेपर दोनों। अब देखो, ये जो ऊपर वाला कर्व है इसको बोला जाता है सैचुरेटेड 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 लिक्विड कर्व। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। कई बार इसको सैचुरेटेड लिक्विड कर्व को कई बार हम बबल पॉइंट कर्व भी बोलते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व इज आल्सो कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व। ये टर्म आप नोट कर लेना, अदरवाइज जो है कंफ्यूजन रहता है, कई बार ये दूसरा नेम लिख देते हैं। तो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व इज आल्सो कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व जो है वो P अगेंस्ट XA के बीच में ड्रॉ किया गया। P अगेंस्ट XA। अब देखो ये नीचे वाला जो कर्व है, दिस कर्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर कर्व। सैचुरेटेड वेपर कर्व। सैचुरेटेड वेपर कर्व। और ये कर्व हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन P अगेंस्ट YA। P अगेंस्ट YA मतलब YA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन डिस्टिलेट। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं P अगेंस्ट XA के बीच में, और सैचुरेटेड वेपर कर्व को हम ड्रॉ कर रहे हैं P अगेंस्ट YA के बीच में। ठीक है, तो ये जो कर्व हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ये डिस्टिलेशन कर्व है बिटवीन प्रेशर एंड कंपोजिशन। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम डिस्टिलेशन कर्व ड्रॉ करें बिटवीन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। अब जरा समझना, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो कंपोनेंट जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है, जो कंपोनेंट जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। हमने बोला है कंपोनेंट ए इज मोर वोलेटाइल, तो अगर कंपोनेंट ए मोर वोलेटाइल है तो ऑब्वियसली कंपोनेंट ए का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखना, यहां पे जब हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, दो टेम्परेचर को हम कंसिडर कर रहे हैं। ये है TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी, और ये है TA नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मैटर का फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगा, लिक्विड से वेपर की तरफ। यहां पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैटर का फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगा, लोअर टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, हायर टेम्परेचर पे वेपर होगा। तो लिक्विड से वेपर की तरफ फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। तो एक कर्व ये मिल गया हमें। और दूसरा कर्व हमें ये मिल गया। ठीक है, इधर होगा लिक्विड, यहां पे होगा वेपर, इन बिटवीन होगा लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, तो इसमें ये ऊपर वाला जो कर्व है इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सैचुरेटेड वेपर कर्व। सैचुरेटेड वेपर कर्व, जिसको हम ड्यू पॉइंट कर्व भी बोलते हैं। ड्यू पॉइंट कर्व। ये टेम्परेचर और YA के बीच में ड्रॉ किया गया। और ये जो नीचे वाला कर्व है इसको बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। और
इसको बोलते हैं बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व। और ये हमने ड्रॉ किया है टेम्परेचर और XA के बीच में। तो ये डिस्टिलेशन कर्व है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा कर्व हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे ड्रॉ किया है, न कि हमारे पास पहले से कोई ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इन दोनों के बीच में इधर एक मिरर रख दिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक मिरर रख दें तो इसका ये मिरर इमेज होगा। प्रेशर और कंपोजिशन कर्व, टेम्परेचर और कंपोजिशन कर्व का मिरर इमेज होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या देख रहे हो भाई? डिफरेंस ये देख रहे हो कि प्रेशर और कंपोजिशन कर्व में सैचुरेटेड लिक्विड कर्व ऊपर और सैचुरेटेड वेपर कर्व नीचे होता है, जबकि टेम्परेचर और कंपोजिशन कर्व में क्या देख रहे हो? उल्टा, सैचुरेटेड वेपर कर्व ऊपर है और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व नीचे। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि क्यों इसको ड्यू पॉइंट और इसको बबल पॉइंट बोलते हैं। इसका लॉजिक क्या है? जैसे देखो, अगर मान लो हम एक पर्टिकुलर कंपोजिशन को कंसिडर करते हैं, मान लो ये कंपोजिशन है, अब इस कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन। देखो, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहां तक ये क्या बना रहेगा? ये बना रहेगा प्योर लिक्विड। ठीक है, जैसे ही ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जैसे ही ये वाला पॉइंट अचीव होगा, क्या होगा? ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वेपर में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। ठीक, ये इन बिटवीन क्या होगा? इन दोनों के बीच में लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक, और जैसे ही ये वाला पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा? सारा का सारा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। लास्ट ट्रेस, जो लास्ट ड्रॉप है लिक्विड का, वो भी यहाँ पे वेपराइज हो रहा होगा। ठीक, अगर हम इसको उल्टा समझ लें, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, इनिशियली सिस्टम यहां है, मतलब इस टेम्परेचर पे है, और हम टेम्परेचर को धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो वो प्योर वेपर रहा होगा। और अगर हम टेम्परेचर को स्लोली डिक्रीज करें तो जैसे ही ये वाला पॉइंट अचीव होता है, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड का हमें मिलता है, मतलब वेपर के अंदर पहला ड्रॉप लिक्विड का इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा। एक तरीके से बोलते हैं एक ड्यू जो है हमें दिखाई पड़ा, इसीलिए इसको ड्यू पॉइंट कर बोलते हैं। ऊपर वाला कर ड्यू पॉइंट कर बोला जाता है, और नीचे वाला जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या बोला जाता है? बबल पॉइंट बोला जाता है। ये ड्यू पॉइंट है और ये क्या है? बबल पॉइंट। ठीक है, तो अब बात आती है, ये तो डिस्टिलेशन कर्व के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है कि डिस्टिलेशन कर्व को हम कैसे यूज करेंगे नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप को डिटरमाइन करने के लिए। तो मैं फिर से कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये डिस्टिलेशन कर्व है, और इनिशियली जो हम लिक्विड मिक्सचर कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है, ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है, और इसको हम दूसरे लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन वो 0.9 है। इनिशियली ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है और फाइनली हमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.9 चाहिए। तो इसके लिए हमें निकालना है कितने डिस्टिलेशन स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। अब देखो कैसे आप एनालिसिस करोगे, ये 0 है, ये 1 है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वैल्यू क्या होगी? 0.5। मिड पॉइंट का मिड पॉइंट अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये क्या होगा? 0.25। यहाँ पे इन दोनों का मिड पॉइंट ये यहाँ पे कहीं आएगा, ये होगा 0.75। ठीक है, तो इनिशियली जो लिक्विड मिक्सचर है उसका कंपोजिशन क्या है? 0.3। तो अब 0.3 तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा 0.3, ये 0.3 वैल्यू है, इसको 0.3 बोल रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। अब देखो मैंने अभी बताया था कि ऊपर जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लोअर प्रेशर पे वेपर होगा और हायर प्रेशर पे लिक्विड होगा। तो ऊपर वाला कर्व सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, और ये जो 0.3 कंपोजिशन हम ले रहे हैं ये लिक्विड का कंपोजिशन ले रहे हैं, ये कंपोजिशन ऑफ बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर है, बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, तो ऊपर वाला कर्व सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है और नीचे वाला कर्व सैचुरेटेड वेपर कर्व है। ये कंपोजिशन लिक्विड का है, इसलिए हमने यहां से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की वो वर्टिकल लाइन को हम कहां ले जा रहे हैं? उसको ले जा रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व तक, मतलब ये वाला पॉइंट पे ये वर्टिकल लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सैचुरेटेड वेपर कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सैचुरेटेड वेपर कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन आएगा, ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट होगा आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये क्या होगा? YA होगा, इस XA के करस्पॉन्डिंग ये YA है। समझ आया कि नहीं? ये डिस्टिलेशन कर्व की स्पेशलिटी है। अगर ये वैल्यू 0.3 XA है तो इधर जो वैल्यू आई जो 0.75 से कम है, 0.7 या उससे भी कम हो सकती है, तो ये क्या होगा? YA होगा, नया डिस्टिलेट का कंपोजिशन होगा। बट देखो आपको जो कंपोजिशन चाहिए वो 0.9 है, अभी जो कंपोजिशन मिल रहा है वो 0.7 के आसपास कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो 0.7 तो आपको चाहिए नहीं, आपको तो और ज्यादा कंपोजिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रीडिस्टिल करना पड़ेगा। तो अगर आप रीडिस्टिल करते हो तो रीडिस्टिल करने का मतलब क्या है? अब ये नया बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा, ये न्यू बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन 0.7 के अप्रॉक्स आएगा। तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर अब यहां से हम वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो अब इसी कर्व को, इसी लाइन को एक्सटेंड करके कहां ले जाएंगे? सैचुरेटेड लिक्विड कर्व तक। और फिर जो पॉइंट मिला, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे? यहां से फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से हमने फर्दर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन सैचुरेटेड वेपर कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां से फिर हमने क्या किया? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। अब ये वर्टिकल लाइन अगर आप देखो तो ये कंपोजिशन कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो पॉइंट 0.9 के आसपास ही दिख रहा है, 0.9 या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमें सेपरेशन रिक्वायर्ड था वो सेपरेशन अचीव हो गया, लेकिन उसको परफॉर्म करने में हमने कितनी बार डिस्टिलेशन को परफॉर्म किया? तो आप देखोगे यहाँ पे 2 स्टेप यूज हुए।
पहला स्टेप ये है, ये एक्स ए और ये वाई ए, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स ए प्राइम और ये क्या हो गया वाई ए प्राइम। तो ये वाई ए प्राइम जो है 0.9 या उससे ग्रेटर है, इसका मतलब आप बोलोगे 2 डिस्टिलेशन स्टेप्स में ये सेपरेशन अचीव हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप को हम डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स ए को वाई ए से रिलेट कर रही है, ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां भी है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर के कंपोजिशन को डिस्टिलेट के कंपोजिशन से रिलेट करती है, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड टाई लाइन। इसको बोलते हैं टाई लाइन, टाई लाइन। आप इसके डिफिनीशन लिख लो टाई लाइन की, टाई लाइन की डिफिनीशन लिखो। द हॉरिजॉन्टल लाइन which relates the horizontal line which relates the composition of boiling liquid mixture, the horizontal line which relates the composition of boiling liquid mixture with the composition of distillate, the composition of boiling liquid mixture with the composition of distillate is called tie line, is called tie line। तो अब बात आती है कि कितने डिस्टिलेशन स्टेप रिक्वायर्ड होंगे। लिख लो, नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सेपरेशन, number of distillation step required for a particular separation, number of distillation steps required for a particular separation is equal to the number of tie line obtained in the curve, number of tie line obtained in the curve। जितनी टाई लाइन कर्व में मिलेंगी उतने डिस्टिलेशन स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर टाई की स्पेलिंग बोलना है, दिख नहीं रहा बोर्ड। TIE, TIE। तो अब मुझे बताओ कि मैंने अभी जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताई है डिस्टिलेशन, नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप को डिटरमाइन करने के लिए, क्या ये सारी बात आपको समझ में आ गई? सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो। मैंने ये बताया कि नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सेपरेशन, number of distillation steps required for a particular separation is equal to the number of tie line obtained in the curve, number of tie line obtained in the curve। तो ये तो बात हो गई डिस्टिलेशन कर्व की, ठीक है। डिस्टिलेशन कर्व और डिस्टिलेशन कर्व को एप्लीकेशन मैंने बता दिया। अब इसी के बेसिस पे हम एक और टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, AZEO एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि टाई लाइन की डिफिनीशन रिपीट कर दो,
तो पहले तो मैं आपकी आइडेंटिटी जानना चाहता हूं, आप हैं कौन, क्योंकि आप तो मुझे सिर्फ एक डॉट दिख रहे हैं। डॉट को स्पेसिफाई करो भाई। तो मैंने डॉट को स्पेसिफाई करने के लिए बोला, तो एक 4 डॉट भी था, वो 4 डॉट गायब हो गया। आप कभी भी अगर यहाँ पे क्लास के लिए लॉगिन कर रहे हो बेटा, तो आप अपने नेम के साथ ही लॉगिन करोगे। मुझे भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं और कौन अब्सेंट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। आप अपने नेम के साथ लॉगिन करोगे। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, टाई लाइन। टाई लाइन क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन which relates, the horizontal line which relates the composition of boiling liquid mixture, the horizontal line which relates the composition of boiling liquid mixture with the composition of distillate, with the composition of distillate is called tie line. The horizontal line which relates the composition of boiling liquid mixture with the composition of distillate is called tie line. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टिलेट के कंपोजिशन को बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर के कंपोजिशन से रिलेट करती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम टाई लाइन बोलते हैं। ये है टाई लाइन की डिफिनीशन। अब देखो बात आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में गिवन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो अब आप पहले इसकी डिफिनीशन लिखो। लिखो, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन there exists a composition. For non-ideal solution there exists a composition at which, for non-ideal solution there exists a composition at which equilibrium composition of liquid and vapor, equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal. For non-ideal solution there exists a composition at which equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal. Equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal. This mixture is called azeotropic mixture or constant boiling mixture. This mixture is called azeotropic mixture or constant boiling mixture. आगे लिखो, for azeotropic mixture, for azeotropic mixture distillation phenomena becomes useless. For azeotropic mixture distillation phenomena becomes useless. तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए डिस्टिलेशन फिनोमेना यूजलेस है, बिकॉज नो सेपरेशन
because no separation is possible, because no separation is possible. ठीक है, तो बोलते हैं कि अगर कोई मिक्सचर एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन को अचीव कर लेता है और वहां पे जब हम डिस्टिलेशन कराते हैं तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन डिस्टिलेट का भी ऑब्जर्व होता है। यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए कोनोलॉप्स रूल फॉलो नहीं होता। कोनोलॉप्स रूल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए फॉलो नहीं होता। आप इस बात को भी लिख लो, फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कोनोलॉप्स रूल इज नॉट फॉलोड। फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कोनोलॉप्स रूल इज नॉट फॉलोड। अब मैं आपको इसका मतलब हिंदी में बता देता हूं। हिंदी में इसका मतलब क्या है, मतलब थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, हम एक ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसको अगर हम डिस्टिल करें तो उसका जो कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में है उसका वही कंपोजिशन हमें वेपर फॉर्म में भी मिलता है। यानी कि जो लिक्विड का कंपोजिशन है अगर वही कंपोजिशन हमें वेपर का भी मिले तो ऐसे मिक्सचर को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। कांस्टेंट बॉइलिंग इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि उसका कंपोजिशन नहीं बदल रहा है। कंपोजिशन नहीं बदलेगा तो वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा, वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं बदलेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसके वेपर को कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा उसका भी बॉइलिंग पॉइंट वही होगा। तो क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है इसीलिए हम इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है। लिखो, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसमें फर्स्ट कंडीशन लिखो। फर्स्ट कंडीशन लिखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के फॉर्मेशन के लिए, द डिफरेंस इन वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट मस्ट बी लार्ज। बेटा जरा 1 मिनट वेट करना। तो बेटा हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डिफरेंस इन वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी लार्ज। द डिफरेंस इन वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी लार्ज। तो जो कंपोनेंट्स हैं मतलब ए एंड बी, उनकी वोलेटिलिटी में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। वोलेटिलिटी में लार्ज डिफरेंस होने का मतलब है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की वोलेटिलिटी में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के फॉर्मेशन के लिए।
अब आप सेकंड कंडीशन लिखो, सेकंड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉप लिखो, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, deviation from ideality, deviation from ideality of the component must be large, deviation from ideality of the component must be large. तो जो कंपोनेंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो आइडियलिटी से बहुत ज्यादा डेविएट होनी चाहिए, मतलब राउल्ट्स लॉ के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट ऑब्जर्व होता है उससे जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा डेविएट करना चाहिए। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ ए मस्ट बी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ ए इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ आइडियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ऐसे ही ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ बी must be much much greater than that of ideal vapor pressure of B। तो ये कंडीशन वहां पे फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन लिखो, थर्ड कंडीशन लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेट must be equal to, mole fraction of distillate must be equal to the mole fraction of distillate must be equal to the mole fraction of boiling liquid mixture, mole fraction of distillate must be equal to the mole fraction of boiling liquid mixture, जैसे ये वाली कंडीशन xi is equal to yi। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पहली कंडीशन मैंने बताया कि कंपोनेंट्स के वोलेटिलिटी में, कंपोनेंट्स के वोलेटिलिटी में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट्स के वोलेटिलिटी में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि कंपोनेंट्स को आइडियलिटी से बहुत ज्यादा डेविएट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो डिस्टिलेट का कंपोजिशन है वो बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर के कंपोजिशन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। अब देखो बात आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के क्लासिफिकेशन की। लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाँ बोलो सर, अगर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत वोलेटिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में भी होना चाहिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे बॉईल करेगा? हाँ, एक मिनट, सही सही पकड़ लिया तुमने, सही पकड़ लिया। मैंने कुछ चीजें उल्टी लिखवा दी हैं। ठीक है, अभी जस्ट मुझे याद आया, वो बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया तो उसी की वजह से हो गया। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा करेक्शन करा रहा हूँ, थोड़ा ही है। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था आपको, क्या लिखवाया था? फर्स्ट कंडीशन, द डिफरेंस इन वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी लार्ज बोला है ना मैंने। द डिफरेंस इन वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी लार्ज बोला है, वो लार्ज नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। द डिफरेंस इन वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी स्मॉल होना चाहिए, मैंने लार्ज लिखवा दिया। और फिर दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव ये डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मस्ट बी लार्ज, ये सही है, ये होगा। डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मस्ट बी लार्ज। बेसिकली इसने, नमन ने सही बोला है कि अगर कंपोनेंट्स के वोलेटिलिटी में ज्यादा डिफरेंस होगा ना तो डिस्टिलेशन बहुत इजीली परफॉर्म होगा। इनफैक्ट हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की वोलेटिलिटी में डिफरेंस लार्ज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। और डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी लार्ज होना चाहिए। अभी सही है नमन? हो गया क्लियर? यस सर। तो अब देखो बात आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, कितने टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑब्जर्व होते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में लिखो, दे आर ऑफ टू टाइप्स, they are of two types. Number one, they are of two types. Number one, minimum boiling azeotropic mixture, minimum boiling azeotropic mixture, minimum
बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब जरा यहाँ पे इसका मतलब समझना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट कर एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट कर एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। ठीक है, तो अब बात आती है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब फॉर्म होगा। तो पहले आप इसकी डिफिनीशन लिखो। एक बात और समझ लेना, मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट कर्व है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट कर्व में हमें मिनिमा चाहिए, इसका मतलब वेपर प्रेशर कर्व में वहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा ना, उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट कर्व है, इसका मतलब मैक्सिमा इन वेपर प्रेशर, और मैक्सिमा इन वेपर प्रेशर के लिए पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पॉजिटिव डेविएशन होता है वहां पे मैक्सिमा ऑब्जर्व होगा। तो आप नोट कर लो, when positive deviation from ideality is large, when positive deviation from ideality is large, when positive deviation from ideality is large and difference in volatility of the component is small, and difference in volatility of the component is small, then there exists a composition at which composition of liquid and vapor becomes equal. Composition of liquid and vapor becomes equal. At this stage, minimum boiling azeotrope is obtained. At this stage, minimum boiling azeotrope is obtained. तो अब मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखो। P और XA के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। हमारा एजम्पशन अब तक हमेशा रहा है कंपोनेंट A इज मोर वोलेटाइल, तो हम यहाँ भी वही एजम्पशन के करस्पॉन्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं। मान लो ये वैल्यू है PA0, बट यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि कंपोनेंट A और कंपोनेंट B की वोलेटिलिटी में डिफरेंस कम है, मतलब PA0 और PB0 में डिफरेंस कम होना चाहिए। PB0 स्लाइटली लेस होगा देन PA0। और कैसा डेविएशन ऑब्जर्व हो रहा है, बोला पॉजिटिव डेविएशन, और डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी लार्ज होना चाहिए। डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मस्ट बी लार्ज। ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मस्ट बी लार्ज, मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मस्ट बी लार्ज। अब देखो, एक तो ये कर्व हो गया, प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में कर्व मैंने जब ड्रॉ किया था तो ऊपर में हमें मिला था सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और नीचे मिला था सैचुरेटेड वेपर कर्व। तो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व तो ये पूरा एक पार्ट उसका मिल गया। सैचुरेटेड वेपर कर्व को अगर कंसीडर करें वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज होती है। अब यहां पे आप देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट
इस पॉइंट पे आप देखोगे कि जो एक्स ए होगा वही वाई ए होगा। यहाँ पे एक्स ए और वाई ए बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कर, जो सैचुरेटेड लिक्विड कर और सैचुरेटेड वेपर कर, वहां पे क्या हो रहे हैं, वहां पे वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं। ठीक है, वहां पे वो जाकर के मिल जा रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, एक्स ए और वाई ए वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी स्टेज पे वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इसी कंपोजिशन पे मिलेगा। ठीक है, अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर कर्व हम ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में, तब जरा देखना कैसा कर्व ऑब्जर्व होगा। कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। तो देखो, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए। तो ये हो गया टीबी नॉट, और इससे स्लाइटली लेस होगा टीए नॉट। अब यहाँ पे जब आप कर्व ड्रॉ करोगे, इसमें तो आप देख रहे हो मैक्सिमा मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कर्व आएगा उसमें मिनिमा मिलेगा। ये वाला कंपोजिशन को अगर कंसिडर करें तो इसी के करस्पॉन्डिंग एजियोट्रॉप फॉर्म होगा। ये एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए वाला पॉइंट है, एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पे मिनिमा मिल रहा है इन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन कर्व, तो इसीलिए हम इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, अगर हम डिस्टिलेशन कर्व ड्रॉ करें तो यहाँ पे कैसी सिचुएशन अराइज होगी। डिस्टिलेशन कर्व, मान लो हमने अभी जो वैल्यू कंसीडर किया है वो इनिशियल कंपोजिशन अगर x1 है और x1 इज लेस देन xa है, x1 इज लेस देन xa, ये जो वैल्यू है एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन की, अगर उससे कम कंपोजिशन a का हो और हम उसको डिस्टिल करें तो क्या होगा। देखो, ऊपर वाला कर्व है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, नीचे वाला कर्व सैचुरेटेड वेपर कर्व है। तो मान लो कि अभी ये कंपोजिशन था और अब हम यहाँ पे डिस्टिलेशन करा रहे हैं, तो डिस्टिलेशन कराने पे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर नहीं, वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया। अब हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि टाई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब टाई लाइन अगर आप देखो तो टाई लाइन सैचुरेटेड वेपर कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये जो है वो नया कंपोजिशन हो जाएगा लिक्विड मिक्सचर का। अगर हम इसको फिर से डिस्टिल करें, रीडिस्टिल करें, तब क्या होगा। देखो, अब ये इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे नया कंपोजिशन मिलेगा, जस्ट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन के आसपास पहुंच गया। फिर वहां डिस्टिल करोगे तो क्या होगा, आप वही एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो और जब एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन अचीव हो गया तो फिर उसके बाद वही जो x होगा वही y होगा, तो x y ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए फर्दर कंपोजिशन में कोई चेंज ही नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप एक और कंपोजिशन को दो, मान लो x2 है, x2 इज ग्रेटर देन xa, x2 इज ग्रेटर देन xa, तो मान लो ये x2 है जो कि xa से बड़ा है। अब हम यहां पे डिस्टिलेशन करा रहे हैं, तो डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या होगा। देखो,
ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व को ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सैचुरेटेड वेपर कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये नया डिस्टिलेट का कंपोजिशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से अगर डिस्टिल किया तो फिर से डिस्टिल किया तो ये न्यू डिस्टिलेट कंपोजिशन होगा। फिर से हम अगर इसको डिस्टिल करें तो ये यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली ये भी कहा जा रहा है डिस्टिलेशन पे, ये भी एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन की तरफ ही जा रहा है। तो किसी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अगर आप मतलब एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकता है, अगर वो अपना कंपोजिशन जो अभी उसका करंट कंपोजिशन है वो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन से डिफरेंट है, तो आप जब उसका डिस्टिलेशन कराओगे तो डिस्टिलेशन कराने पे वो अल्टीमेटली किधर जाएगा, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन की तरफ ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि इन लिक्विड मिक्सचर का कंप्लीट सेपरेशन इम्पॉसिबल है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। अब बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई ग्राफिकली कि क्यों हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते? कंप्लीट सेपरेशन का मतलब है ना प्योर ए और प्योर बी का मिलना। तो आप देख रहे हो कि जब आप यहाँ पे डिस्टिलेशन करा रहे हो तो डिस्टिलेशन पे वो उस मिक्सचर के कंपोजिशन की तरफ जा रहा है जिसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। अब आप नोट करो इसका पहले इसका एग्जांपल लिख लो। ठीक है, पहले आप इसका एग्जांपल लिख लो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल लिखो। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, बट मैं कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल ही बता रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है या कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी में भी उनका डिस्कशन गिवन है। लिखो फर्स्ट एग्जांपल, वाटर प्लस इथेनॉल। वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल। अब देखो वाटर और इथेनॉल का अगर मिक्सचर को कंसीडर करें तो आपने पीछे देखा था ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। अगर इस मिक्सचर के अंदर 95.6% इथेनॉल है, ब्रैकेट में लिख लेना 95.6% इथेनॉल, तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। 95.6% इथेनॉल ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है और ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो पॉजिटिव डेविएशन में। सेकंड एग्जांपल लिखो, pyridine प्लस वाटर। pyridine प्लस वाटर, pyridine प्लस वाटर। इसमें 57% pyridine अगर होगा तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। 57% pyridine। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इस मिक्सचर का 92.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 92.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बताया है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए। आप बुकलेट देखोगे, बुकलेट में आपको और भी एग्जांपल मिल जाएंगे, बट ये दो एग्जांपल स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लिखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लिखो, when negative deviation from ideality, when negative deviation from ideality should be large, when negative deviation from ideality should be large and difference in volatility of the component is small, and difference in volatility of the component is small, then
there exists a composition, then there exists a composition at which equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal. Equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal. At this stage, maximum boiling azeotrope is obtained. At this stage, maximum boiling azeotrope is obtained. At this stage, maximum boiling azeotrope is obtained. तो आप जरा इसको ग्राफिकली समझो. मैं रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की डेफिनेशन को लिख लो. व्हेन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी should be large, when negative deviation from ideality should be large, and difference in volatility of the component is small, then there exists a composition at which equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal. Equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal. At this stage, maximum boiling azeotrope is obtained. At this stage, maximum boiling azeotrope is obtained. ठीक है, आप इसको ग्राफिकली एनालाइज करें. देखो, अगर हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन P एंड XA, एजम्पशन हमेशा हमारा वही रहेगा कि कंपोनेंट A इज मोर वॉलेटाइल. तो ये हो गया PA0 और ये हो गया PB0, PA0 एंड PB0. अब देखो, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी की बात कर रहे हैं. किसी स्टूडेंट ने माइक को अनम्यूट किया हुआ है. तो ये PA0 हो गया, ये PB0 हो गया. ठीक है, अब देखो यहां पे नेगेटिव डेविएशन की बात हो रही है. नेगेटिव डेविएशन की बात हो रही है भाई. तो कुछ ऐसा कर ऑब्जर्व होगा. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मस्ट बी लार्ज. तो ये वाला कर्व जो है अगर आप देखोगे तो ये कर्व हो गया यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर कर्व, और ये होगा सैचुरेटेड लिक्विड कर्व. ये सैचुरेटेड वेपर कर्व हो गया और ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व हो गया. यहां पे अगर आप देखो तो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन मिलेगा. XA is equal to YA. XA is equal to YA. अगर हम इसी के करस्पॉन्डिंग कर्व टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में ड्रॉ करें, टेम्परेचर और कंपोजिशन
के बीच में कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, बी का वेपर प्रेशर कम है तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये टीबी नॉट हो जाएगा, और ए का बॉइलिंग पॉइंट इससे स्लाइटली लेस होगा, टी ए नॉट। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व हो रहा है तो इसमें ये पॉजिटिवली डेविएट करेगा, पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट कर्व में या टेम्परेचर कर्व में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे। तो ये कर्व समझ में आ गया बेटा? वीडियो क्लियर नहीं है? अरे कुछ तो दिख रहा है। हाँ सिग्नल पुअर है बेटा, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, बट ये है कि पिछला कर्व आपने अगर बना लिया तो आप उसी के बेस पे इंफॉर्मेशन को यूज करके इस कर्व को समझ तो सकते हो। आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ हुआ है, फर्स्ट वाला कर्व पी और एक्स है और सेकेंड वाला कर्व टी और एक्स के बीच में है, ठीक है? तो कर्व आप ड्रॉ कर लो। अभी कुछ तो क्लियर हुआ है पहले से? चलो कोई बात नहीं, आवाज तो क्लियरली सुन पा रहे हो ना? अब आप इसके लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम फॉलिंग एजियोट्रॉप। तो इसमें लिखो फर्स्ट एग्जाम्पल, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। इसमें 68% नाइट्रिक एसिड होगा, 68% नाइट्रिक एसिड उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में 68% नाइट्रिक एसिड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 125.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 125.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर करेगा। दूसरा एग्जांपल लिखो, नंबर 2, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और एसीटोन का मिक्सचर, इसमें 80% क्लोरोफॉर्म होता है, 80% क्लोरोफॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, 80% क्लोरोफॉर्म, और ये मिक्सचर बॉयल करता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 65 डिग्री सेंटीग्रेड।
तीसरा एग्जांपल लिखो, HCl प्लस वाटर, Cl प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, इसमें 78.8% वाटर होता है, 78.8% वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का होता है 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 108.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के। ठीक है, मैंने बोला है आपको कि एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम उन्हीं एग्जांपल को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं या जिनका एनसीईआरटी से कनेक्शन है। अब मैं एक इंफॉर्मेशन और आपको बता देता हूं, जो सॉल्यूशन पार्ट है उसका डिस्कशन फिनिश हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हमारे पास एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब आइडियलिटी को सबसे ज्यादा अप्रोच करेगा? ठीक है, मतलब आइडियलिटी को फॉलो करने की कंडीशन अगर किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम कंसीडर करें तो क्या होगी? तो आप नोट कर लो, लिखो कंडीशन टू अप्रोच आइडियलिटी, condition to approach ideality for a non-ideal solution, condition to approach ideality for a non-ideal solution। तो अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आइडियलिटी अप्रोच करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? फर्स्ट कंडीशन लिखो, फर्स्ट कंडीशन, when solution is very dilute, when solution is extremely dilute, when solution is extremely dilute, अगर देखो, अगर solution extremely dilute है तो क्या होगा? मान लो कंपोनेंट A और कंपोनेंट B, ये दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट A को हम सोल्यूट बोल रहे हैं और कंपोनेंट B को सॉल्वेंट बोल रहे हैं। ठीक है, क्या है, हम कंपोनेंट B को लगातार ऐड करते जा रहे हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते जा रहे हैं, सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, वहां पे बी मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन था, ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन था, और ए मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन था। तो जरूरी नहीं है कि ये इंटरेक्शन यूनिफॉर्म हो, अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो ये इंटरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है मतलब नॉन आइडियलिटी होगी। अब देखो हमने क्या किया, हम सॉल्वेंट बी का अमाउंट को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो इससे क्या हुआ, जो सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो हर जगह आपको बी और बी मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन दिखेगा, ए और ए मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन और ए और बी मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम होता जाएगा, बिकॉज ए का नंबर के करस्पॉन्डिंग बी का नंबर बहुत ज्यादा हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर बी कंपोनेंट का अमाउंट को हम बढ़ाते जाएंगे तो बी और बी का इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा, और फिर धीरे 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको हर जगह बी और बी का इंटरेक्शन ही दिखेगा। तो अगर हर जगह एक ही टाइप का इंटरेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे आइडियलिटी आ गई। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो जैसे जैसे डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं सोल्यूशन में आइडियलिटी बढ़ती जाती है, और इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन हमेशा आइडियल सोल्यूशन बोला जाता है। लिख लो, एंड इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, and infinitely dilute solution are called ideal solution. Infinitely dilute solution are called ideal solution. अब बताओ बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ये जो कंडीशन मैंने आइडियलिटी के लिए बताया, ये सबको समझ में आया? जब हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट
करेंगे तो डाइल्यूशन से वो सोल्यूशन आइडियलिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? ओके, एक स्टूडेंट को नहीं क्लियर हो, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने बोला ना कि ए और बी दो कंपोनेंट है, ए है और बी है, इसको हमने बोला ये सोल्यूट है और इसको हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट। पहले क्या था? पहले ए और ए का इंटरैक्शन, बी और बी इंटरैक्शन और ए और बी का इंटरैक्शन, ये तीन अलग अलग टाइप के इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहे थे नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने बी को ऐड करना शुरू किया, बी का अमाउंट को बढ़ाते गए, बी का अमाउंट को बढ़ाते गए तो क्या होगा? ये वाला इंटरैक्शन जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि हर जगह आप देखोगे बी मॉलिक्यूल ही दिखेगा। ए मॉलिक्यूल एक सिचुएशन के बाद क्या होगा? वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। मतलब ए मॉलिक्यूल अगर ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ए मॉलिक्यूल के थ्रू ऑब्जर्व होने वाला इंटरैक्शन भी ट्रेस अमाउंट में ऑब्जर्व होगा। मैक्सिमम इंटरैक्शन यहाँ पे बी मॉलिक्यूल के बीच में ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो अगर आप बोलोगे हर तरफ आपको बी मॉलिक्यूल के बीच का ही इंटरैक्शन हो रहा है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में यूनिफॉर्मिटी आ गई, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में यूनिफॉर्मिटी आ गई तो आइडियलिटी आ गई। इसलिए बोलते हैं जब किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो डाइल्यूशन से सोल्यूशन क्या हो जाता है? आइडियल, ठीक है, वो आइडियलिटी की तरफ अप्रोच करता है। दूसरी कंडीशन लिखो, सेकेंड कंडीशन आइडियलिटी को अप्रोच करने के लिए। सेकेंड कंडीशन लिखो, components of solution must be non-polar. Components of solution must be non-polar. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आइडियलिटी के लिए कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट नॉन पोलर होने चाहिए, पोलर नहीं होने चाहिए। बेसिकली पोलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम होती है उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टराइजेशन टेंडेंसी। क्लस्टराइजेशन टेंडेंसी, क्लस्टराइजेशन टेंडेंसी स्पेलिंग आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, CLUSTERIZATION, CLUSTERIZATION, क्लस्टराइजेशन टेंडेंसी। अब ये क्लस्टराइजेशन टेंडेंसी क्या होता है? क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर बोलते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेट होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल का एग्रीगेट होता है, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है, और उसी का एक्सट्रीम फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे अगर एक्वा सोल्यूशन आपने कंसीडर किया, मतलब वाटर जो है जहां पे सॉल्वेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि भाई वाटर आपको लिक्विड फॉर्म में क्यों दिख रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर लिक्विड फॉर्म में क्यों दिख रहा है, वाटर वेपर आपको क्यों नहीं दिखता और लिक्विड वाटर क्यों दिखता है, तो दोनों में फर्क ये है कि लिक्विड वाटर के अंदर क्लस्टर फॉर्मेशन होता है, वाटर वेपर में वो क्लस्टराइजेशन नहीं होता। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑब्जर्व हो रही है वो ब्रेक हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग एग्जिस्ट करता है, और अगर एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उस मॉलिक्यूल को या उससे फॉर्म्ड मैटर को आप देख नहीं पाओगे। बट क्या होगा जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी तो क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो एक जायंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वो मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है, वो जायंट मॉलिक्यूल, कि वो नेकेड आई के थ्रू विजिबल होता है, ठीक है। तो इनफैक्ट जब क्लस्टराइजेशन होता है बेटा, तो क्लस्टराइजेशन में थोड़ा सा और डिफरेंट सिचुएशन होती है। क्लस्टराइजेशन में क्या होता है, वहां पे अलग अलग क्लस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लो कि एक क्लस्टर को हमने कंसीडर किया
मान लो कि एक क्लस्टर जो है वो 75 मॉलिक्यूल से बना है, उस बगल में दूसरा क्लस्टर है जिसमें मान लो 125 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कोई तीसरा क्लस्टर प्रेजेंट है जिसमें मान लो 87 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो मतलब जो क्लस्टर फॉर्म होते हैं वहां पे उनमें अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। वो क्लस्टर जो है वो अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर नहीं होता। इसका मतलब वो क्लस्टर अनइक्वल साइज के हैं और वो क्लस्टर एक दूसरे के एडजेसेंट में लाई कर रहे हैं, तो वो क्लस्टर आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं। पहले जहां पे एक मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन हो रहा था, अब इंटरैक्शन क्लस्टर के बीच में होने लगता है। अब क्योंकि मैंने बोला कि क्लस्टर नॉर्म साइज के हैं, कहीं पे क्लस्टर बड़ा है, कहीं पे क्लस्टर छोटा है, कहीं पे क्लस्टर इंटरमीडिएट ऑर्डर का है, और वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इंटरैक्शन में क्या क्या हो सकता है? दो छोटे क्लस्टर के बीच में इंटरैक्शन हो सकता है, ठीक है, दो इंटरमीडिएट साइज के क्लस्टर के बीच में इंटरैक्शन हो सकता है, दो बड़े क्लस्टर के बीच में इंटरैक्शन हो सकता है, इंटरैक्शन बड़े क्लस्टर और इंटरमीडिएट साइज क्लस्टर के बीच में हो सकता है। मतलब इससे डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज वहां पे अराइज होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर दो बड़े क्लस्टर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरैक्शन स्ट्रांग होगा क्योंकि उनका साइज, और दो बहुत छोटे क्लस्टर के बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो इंटरैक्शन वीक होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इवन प्योर कंपोनेंट में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और उस नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से वहां पे नॉन आइडियलिटी आ जाती है। यही वजह है कि जो पोलर कंपोनेंट्स हैं, पोलर कंपोनेंट्स आइडियलिटी से ज्यादा डेविएट करते हैं। जो पोलर सोल्यूशन है, पोलर कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड सोल्यूशन है, वो आइडियलिटी से ज्यादा डेविएट करते हैं। जबकि अगर नॉन पोलर कंपोनेंट से सोल्यूशन बना होगा तो नॉन पोलर कंपोनेंट के केस में वो क्लस्टराइजेशन नहीं होता, और क्लस्टराइजेशन नहीं होता तो इसलिए वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में यूनिफॉर्मिटी है और इसीलिए वो आइडियलिटी को अप्रोच करते हैं। अब बताओ ये बात आपको समझ में आ गई या फिर से रिपीट करूं? पोलर कंपोनेंट क्यों आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते, नॉन पोलर कंपोनेंट क्यों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये बात आपको समझ में आया? फिर से रिपीट करूं? चलो ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला जो पोलर सॉल्यूशन, पोलर कंपोनेंट्स हैं, पोलर कंपोनेंट्स के बीच में क्या होता है? क्लस्टराइजेशन होता है। क्लस्टर क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल का एग्रीगेट को क्लस्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक क्लस्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये फिक्स नहीं होता। इसका मतलब कि क्लस्टर जो फॉर्म होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं, और आगे चल करके वो क्लस्टर आप इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि क्लस्टर अनइक्वल साइज के हैं तो वो जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो उनका इंटरैक्शन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इंटरैक्शन आ गया इस वजह से नॉन आइडियलिटी आ जाती है। तो क्लस्टराइजेशन टेंडेंसी पोलर कंपोनेंट्स में होती है, इस वजह से पोलर कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन नॉन आइडियलिटी ज्यादा होती है। अब बात आती है जब हम नॉन कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं, बोलते हैं वहां पे क्लस्टर फॉर्मेशन नहीं होता, और क्लस्टर फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वहां पे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है, और कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है इसलिए वो आइडियलिटी को ज्यादा अप्रोच करते हैं। इसीलिए सेकंड कंडीशन मैंने बताया आइडियलिटी के लिए कि जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन है वो नॉन पोलर होने चाहिए। आप बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो आइडियलिटी को फॉलो करने के लिए, आइडियलिटी को अप्रोच करने के लिए, किसी भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आइडियलिटी को अप्रोच करने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है। पहली कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, ठीक है, और जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो एक परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया? तो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के वो क्या होने चाहिए? नॉन पोलर होने चाहिए।
क्योंकि पोलर कंपोनेंट्स के बीच में क्लस्टराइजेशन होगा और क्लस्टराइजेशन से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में या इंटर पार्टिकल फोर्सेस नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है। ठीक, तो अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कशन, मतलब सॉल्यूशन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मुझे डिस्कस करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो आप हेड डालो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसको मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, अगला होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।